देख ये के 10वां क्लास कर चेक बोर्ड सामाजिक अध्ययन भारत और समकालीन विश्व पाठ 1 अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इकर सवाल जवाब के देख NCERT सॉल्यूशन बोल या चेक बोर्ड बोल। भारत और समकालीन विश्व संक्षेप में लिखा गया। पहला सवाल कहते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। जूसेपे मैत्सिनी है क में, ख में है काउंट कैमिले दे काउर, ग में यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, घ में है फ्रैंकफर्ट संसद और अंगा में है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। एक एक ठोकर के देख। पहला में है जूसेपे मैत्सिनी। जूसेपे मैत्सिनी के बारे में देख। ई इटली कर क्रांतिकारी रहे। इकर जन्म 1807 में जेनेवा में हुई रहे। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए की और 24 साल कर अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए देश से बहिष्कार कर दिया गया। के देश से निकला इतना ठीक। लिगुरिया में क्रांति तत्पश्चात इसे 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना। इकर बाद 2 और संगठन बनालक। पहला धा मेसेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। और इकर सदस्य रहे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। समान विचार रखने वाले थे जर्मनी में ठीक है। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर कर मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र की मनुष्य की प्रकृति इकाई थी, अतः इटली के एकीकरण ही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसने मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सन कही रहे ये गलत ज्यूस से पेकर ठीक है। अब ख नंबर में है काउंट कैमिलो दे काउर। इकर बारे में तो काउंट कैमिलो दे काउर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों में एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमानुएल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली के संसद ने विक्टर इमानुएल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। खत्म। अब ग नंबर यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कस्तूनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। बाप रे, हड़हड़ाए के पीड़ दिलो। घ नंबर में है फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन
जर्मन इलाकों की बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1884 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपने स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ की ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना के विरोध बढ़ गया, वहीं संसद की सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक है, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिसने वे उनके समर्थन खो बैठे। संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिसने उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया। ठीक है, यह था फ्रैंकफर्ट संसद। और अंगा नंबर में है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या कहते हैं, देख, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? देख, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। पहला है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा पॉइंट है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा पॉइंट कहते हैं, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा पॉइंट है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और छठवां पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और सातवां पॉइंट है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ठीक है, ये हो दूसरा कर। अब तीसरा सवाल का थे, मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मरियान और जर्मेनिया। इकर उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, जिनसे मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। देखो, मरियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यह नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादात्म्यता यानी तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ये मरियान है गलत। अब जर्मेनिया, यह जर्मन की
जर्मन की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी जर्मनी में। ठीक। चौथा सवाल है, जर्मनी एकीकरण का प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण देख क्या कहते हैं। जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनने की आजादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। ठीक है। ये पहला चरण। दूसरा चरण है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा चरण है, जर्मनी लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। ठीक है। चौथा चरण है, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। पांचवा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठवां है, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे न्याय स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। प्रशा ने। ठीक। सातवां चरण है, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाह की मदद की। आठवां पॉइंट, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। नौवां पॉइंट है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वाय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। दसवां चरण, वर्साई के महल के शीर्ष महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। ये 10वां था। 11वां चरण है, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। 12वां है, इस प्रक्रिया में राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। खत्म। अब पांचवा सवाल क्या कहते। पांचवा प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए अपने शासन वाले क्षेत्रों में। ठीक है। उत्तर है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उनके अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पहला है, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। ठीक। पूर्णावला के। दूसरा देख, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म कर दिया गया। ठीक है, भेदभाव खत्म। तीसरा पॉइंट है, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा है, समान कर प्रणाली लागू की, प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। पांचवा पॉइंट है, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक। छठवां पॉइंट है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सातवां पॉइंट है, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। आठवां पॉइंट है, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। नौवां पॉइंट है, उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। 10वां पॉइंट है, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। 11वां पॉइंट, कैथोलिक धर्मों को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई
मिली आजादी को चखा। अब हो गया चर्चा करना है, चर्चा करें, यानी पहला सवाल देखिए कर में चर्चा करने वाला में उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? इकर उत्तर है, उदारवादियों ने 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ा योगदान था, इस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन देख, राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई, पहला ये राजनीतिक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। तीसरा पॉइंट है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्ग की स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण का मांग के साथ जोड़ा। चौथा पॉइंट है उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों का निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। पांचवा पॉइंट है महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। अब सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, इकर में पहला पॉइंट है महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनके सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व समान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा पॉइंट है कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र, ठीक है, में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। ये दूसरा पॉइंट रहे। अब देख आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करूँ, 2 पॉइंट है, ठीक ऊपर में। और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन में पहला है मजदूरों व कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया, मजदूर मन। दूसरा पॉइंट है भूदास्ता और बंधुओं मजदूरी का अंत किया गया, बंधुआ मजदूरी का अंत। तीसरा है बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्रता, आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। ये तीसरा पॉइंट रहे, ठीक है। अब देख दूसरा सवाल डिस्कस करेगा वाला, ठीक। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दो। तो उसका उत्तर राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं। देख फ्रेडरिक सॉर्यू का यूटोपिया, 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज, यूटोपिया जिसको बोलते हैं, को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया। इसके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र हैं। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा और राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। ये रहे फ्रेडरिक सॉर्यू का यूटोपिया, ठीक। अब देख कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, बाप रे। इकर में है जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज्वेलेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीला, सफेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे कि किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता के वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है वह उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है हमें आज़ादी और समानता, हमें हमसे आज़ादी और स्वतंत्रता समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श स्वरूप है। ये एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते थे वहाँ के राजतंत्र का अंत कर
करके हुए नई आदर्श की नई आदर्श व्यवस्था कायम की। ठीक है, देख अगला है यूजीन देलाकोवा की द मैसेकर एट कियोस। फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार देलानोवा ने एक चित्र बनाया था जिसमें उस घटना को चित्रित किया गया था जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियास द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया, जिससे चटकीले रंगों से रंगा गया ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। हे, अब तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र की किस प्रकार विकसित हुए। दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएगा। ठीक है, देख इकर उत्तर 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसमें बेल्जियम और पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ा गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इसका निर्माण इस प्रकार हुआ है। बेल्जियम का निर्माण देख, वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंटा। हॉलैंड के शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। ठीक है, अब देख दूसरा पोलैंड का रास्ता अपना। वियना संधि द्वारा ही पोलैंड के दो भागों में बांटा गया। इसका बड़ा भाग रूसी को इनाम के तौर पर दे दिया गया, परंतु जब वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड में वार्सा की संधि आरंभ हुई। इससे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। ठीक है, ये था हम लोग का। अब देखो चौथा सवाल, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो इसका उत्तर है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, देखकर वो पॉइंट भी है। पहला पॉइंट कहते हैं, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था। जब ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचान वाली जातीय समूह रहते थे। इनका अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। पहला पॉइंट रही। ठीक है, अब इकर में दूसरा पॉइंट है, इनमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। तीसरा पॉइंट है, 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था, किया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
5वां पॉइंट है स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को उनकी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों ने को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। 6वां पॉइंट है आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट को दो धार्मिक गुटों थे, ठीक है। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। 7वां पॉइंट है 1798 ईस्वी में वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से का भाग बना लिया गया। 8वां पॉइंट है ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रपति को यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबेल किंग यानी राष्ट्रगान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रसारित किया गया, ठीक है। अब 5वां सवाल क्या कहते हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इकर उत्तर है 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि पहला पॉइंट देख, इस क्षेत्र में अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में आधुनिक युवान रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो आदि थे, जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्की से भिन्न थे। तीसरा पॉइंट है तुर्कों को इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। चौथा पॉइंट है जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। 5वां पॉइंट है इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। 6वां पॉइंट है यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए। इसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। देख ले इतना भारी लड़ाई झगड़ा। अब देख परियोजना कार्य, ठीक है, परियोजना कार्य। अब इकर में पहला सवाल है, देख यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। एक या दो देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं? अब परियोजना कार्य रहनी इकर उत्तर देख। ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रतीक थे, दौरान राष्ट्र प्रतीक थे। पहला चित्रकार है, देख पहला चित्र में तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा किया गया है, यानी धार्मिक एकता या जुड़ाव को दर्शाया गया है कि अलग अलग किया गया है, ना कि अलग अलग किया गया, ठीक है। फोटो भी दिल है, तिलक के बीच में खड़ा करते हैं बाल गंगाधर तिलक के, अरे गोटे है भारत माता। दूसरा चित्र में, तीसरा चित्र में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा चित्र में है फिर भारत माता। दूसरा तरीका से बना है वाला एगो शेर में है, ठीक है। पहला चित्र कर हो गया हमें तिलक जी। दूसरा चित्र में देख दूसरा चित्र में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जर्मेनिका की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया है दूसरा चित्र में। तीसरा चित्र में कहते हैं नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए, बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उनके लिए हर प्रकार के बलिदान देने की कोशिश, ठीक है। चौथा में कहते हैं चौथा चित्र और
चित्र 3 में रूपकों के बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित हो और उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। ये नेता जन नेता थे जिन्हें आम जनता अपना आदर्श मानती थी। 5वां चित्र में भारत माता को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया है। उनके हाथों में त्रिशूल हैं जिस पर तिरंगे लहरा रहे हैं और वे स्वयं शेर तथा हाथी के मध्य खड़ी है जो कि शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। यह चित्र भी यूरोपीय प्रतीकों से भिन्न है क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के गुण को आधार बनाकर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है। देख फोटो फिर से दिखा तो तिलक कर फोटो है, फिर भारत माता कर है, ओकर बाद है नेहरू जी कर है, फिर भारत माता कर फोटो है। फोटो बनाए रहे और ओकर प्रतीक भी तो है नी। हड़हड़ 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 पड़। अगर स्पीड स्लो करके भी देखल जा सकेला, अगर बहुत ज्यादा फास्ट लागे नी हाल ऑप्शन में रहेला कि स्पीड कितने स्लो कर ले और आराम से देख। मस्त। एकरे साथ ये वाला पार्ट खत्म हो गया।